आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज की हमने प्रॉपर्टीज करनी है, यानी कि हमने ऑर्डर प्रॉपर्टीज करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास ऑर्डर किसे हम कहते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स फेमिलियर होते हैं ऑर्डर की, जब भी बात की जाती है उनके जहन में जो बात आती है वो यही बात आती है कि आपके पास दो रियल नंबर्स के दरमियान लेस देन का रिलेशनशिप होता है, या इक्वालिटी का रिलेशनशिप होता है, या ग्रेटर देन वीक। ठीक है, बस यही उनके नजदीक ऑर्डर की बात की जा रही होती है। आज हम सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर सेट कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले एक ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी सीक्वेंस होना। ठीक है, कोई भी रूल होना। सीक्वेंस को कहा जा सकता है, रूल को कहा जा सकता है। आपके पास जैसे तरतीब होती है ना, उसे क्या कहते हैं, ऑर्डर कहा जाता है। किसी उसूल को बयान कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक ऑर्डर सेट क्या होगा। ठीक है, आपके पास ऑर्डर सेट क्या होगा, कोई भी सेट एफ विद सम ऑर्डर, जिसमें कोई ऑर्डर बता दिया जाए। ऐसे हम सेट की कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, ऑर्डर सेट कहते हैं। ठीक है, कोई भी सेट आप ले लें, उसके अंदर कोई भी आप ऑर्डर डिफाइन कर दें, वो सेट आपके पास क्या होता है, ऑर्डर सेट होता है। अब आपके पास जितने भी सेट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जितने भी सेट्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर, जितने भी आप जिन भी चीजों को आप सेट्स का नाम देते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो आपके सेट्स होते हैं उनमें कोई ना कोई ऑर्डर जरूर पाया जाता है। ठीक है, उनके अंदर कोई ना कोई तरतीब जरूर पाई जाती है। दुनिया में ऐसा कोई सेट है ही नहीं जिसमें ऑर्डर ना हो। ठीक है, लेकिन हर ऑर्डर जो है ना, हर सेट का अपना ऑर्डर होगा। ऐसा नहीं है कि सारे सेट्स एक ही ऑर्डर के होंगे। अब ऑर्डर को भी हम क्लियर करते हैं, तो आपको पॉइंट क्लियर होगा कि सारे सेट्स ऑर्डर्ड सेट्स क्यों होते हैं। हर सेट किसी ना किसी ऑर्डर को अपने अंदर जरूर रखता है। ठीक है, कोई ना कोई ऑर्डर जरूर होगा। बट जब हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे, जब हम उसको महसूस कर देंगे किसी एक ऑर्डर के ऊपर, देन वो सेट उस ऑर्डर को रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। जी, लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, और ऑर्डर प्रॉपर्टीज किसके अंदर बात कर रहे हैं, रियल लाइन के अंदर। तो रियल लाइन के अंदर जो ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर उसके अंदर होता है लेस देन का, इक्वल का, या ये लेस देन होते हैं नंबर्स, या इक्वल होते हैं, या ग्रेटर होते हैं। यानी कि आर के अंदर ऑर्डर को आप पता कैसे कह सकते हैं, जैसे इसके अंदर जो भी नंबर्स पाए जाते हैं उन्हें छोटे बड़े की तमीज है। ठीक है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। आर के अंदर कौन सा ऑर्डर है जो छोटे बड़े की तमीज रखता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप और भी कोई भी आप डिफरेंट ले सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, जैसे अगर आप एक सीक्वेंस सा बना देते हैं कि आपने अगर एक डिनर सेट लेना है, ठीक है, तो डिनर सेट भी ऑर्डर्ड होगा। ऑर्डर्ड किस तरह से होगा, उसके अंदर एक ऑर्डर पाया जाएगा। अब देखिए, अब डिनर सेट के अंदर भी आपके पास छोटे बड़े की तमीज की बात हम कह रहे हैं, क्योंकि छोटी डिशेस भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, मीडियम भी होती हैं, उनमें भी छोटे बड़े की तमीज हो गई। ठीक है, लेकिन एक और ऑर्डर भी उनमें पाया जाता है कि उनका एक सीक्वेंस आप बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी एंड उसके बाद आप फूड, यानी कि कौन सी चीजें खाने के लिए इस्तेमाल होंगी, कौन सी चीजें जो आपके लिए चाय में इस्तेमाल होंगी। इस तरह की भी आप एक तरतीब उसके अंदर बता सकते हैं। तो इसके अंदर दो तरह के ऑर्डर आप डिफाइन कर सकते हैं। एक ऑर्डर होगा जिसको आपने टी सर्विंग के लिए यूज करना है, ठीक है, उनको पहले आप तरतीब दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो खाने के लिए यूज करने हैं उनको आप बाद में तरतीब दे सकते हैं, या आप उसमें छोटे बड़े को भी तरतीब दे सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर बता सकते हैं। इस तरह से हर सेट के अंदर कोई ना कोई ऑर्डर पाया जाता है। सो आर के अंदर जो ऑर्डर पाया जाता है, जो रियल लाइन है, ठीक है, रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स है, उसके अंदर ऑर्डर पाया जाता है जिसमें छोटे बड़े की तमीज होती है। ये तो बातें सिंपल सी है ना। कोई से दो नंबर इक्वल भी हो सकते हैं, कोई से दो नंबर कौन से इक्वल होंगे, जो हुत होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। फिर अगर हम कह रहे हैं कि एक जो है दूसरे से छोटा होगा, वन इज लेस देन, अगर मैं टू कह रही हूँ, इसका मैं रेसिप्रोकल भी तो, सॉरी, इसका इनवर्स भी तो बना सकती हूँ। टू इज ग्रेटर देन वन, हर रियल नंबर, यह हमने कहा कि हर एक रियल नंबर जो होता है किसी ना किसी दूसरे रियल नंबर से छोटा होता है।
तो इसका मैं अपोजिट भी तो बात कर सकती हूँ ना, हर रियल नंबर जो होता है हर दूसरे रियल किसी ना किसी रियल नंबर से बड़ा भी हो सकता है। सो आपके पास यहाँ एक ही मेजर प्रॉपर्टी है, वो एक मेजर प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, ए इज लेस देन बी वन, ठीक है। फिर उधर से ही आपकी इक्वालिटी वाली डिड्यूस होती है और ग्रेटर देन वाली डिड्यूस होती है। लेकिन जहां पे ऑर्डर क्या है, लेस देन वाला, तो यहाँ आपका ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर, ठीक है। एक ऑर्डर सेट की जब हम बात करें, ये आपके पास लेस देन ऑर्डर है, इसके अंदर मैं सेट आर को इंक्लूड कर देती हूँ। ये जब मेरे पास पूरा एक क्वेश्चन बन जाता है, एक पूरा एक स्पेस बन जाती है सेट, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड सेट कहते हैं, ठीक है। ये एक आपके पास क्या बनता है, एक ऑर्डर्ड सेट बनता है। सेट विद एन ऑर्डर इज नोन एज ऑर्डर्ड सेट। तो आपके पास क्या होता है, एक ऑर्डर्ड सेट होता है। अब कोई भी सेट है, अगर उसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ए लेस देन बी हो, ठीक है, फिर ए इक्वल टू बी हो, फिर ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर इसमें से कोई ना कोई, जो भी आप दो एलिमेंट्स लेते हैं उनमें से, इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सेट के अंदर, या इन दो एलिमेंट्स आप लेते हैं उनके अंदर, उनके दरमियान इन तीनों में से ही कोई प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करती है, देन ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, वो सेट को हम क्या कहते हैं, उसमें ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी पाई जाती है, या ट्राइकोटॉमी लॉ भी से पढ़ा जाता है। यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, या तो ए बी के इक्वल होगा, या फिर ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, ठीक है। हर दो एलिमेंट्स के लिए ये बात होगी आर के अंदर, ये ट्राइकोटॉमी। जी, यहाँ से आपको एक पॉइंट क्लियर होता है कि आर के अंदर ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। फिर आर के अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर ऑल, आप आर के अंदर कोई से भी तीन एलिमेंट्स लेते हैं जिसमें से पहला दूसरे से बड़ा है एंड दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो पहला भी तीसरे से बड़ा होगा, ये चीज आपको डिस्क्राइब करती है। या आप इसको लेस वाले में भी ले सकते हैं, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन ए इज लेस देन सी, आपके पास ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करती है। सो आपके आर के अंदर ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। फिर उसके बाद आपके पास इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। एडिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, अगर ए ग्रेटर देन बी है, या आपके पास ए जो है लेस देन बी है, ठीक है, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, देन दोनों साइड पे अगेन आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। सेम कांस्टेंट जैसे इक्वालिटी में हम करते थे कि अगर a इक्वल टू बी होता था हमारे पास, देन हम लिख सकते थे a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, सिंपली आप ले लें 2 इज ग्रेटर देन 1 करें, दैट इम्प्लाइज कुछ कांस्टेंट c ऐड करें, 2 प्लस 3 कर लें ग्रेटर देन 1 प्लस 3, तो आप देख सकते हैं 5 जो है वो ग्रेटर देन 4 है। तो इक्वालिटी जो है डिस्टर्ब नहीं होती बाय एडिंग एनी सम कांस्टेंट, ठीक है, कोई और कांस्टेंट ऐड करने से आपकी इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती। उसी तरह अगर आपके पास एक नंबर दूसरे से बड़ा है और कोई तीसरा नंबर चौथे से बड़ा है, यानी a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d, देन आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास इक्वेशंस में होता था, अगर a इक्वल टू b होता था, c इक्वल टू d होता था, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते थे, a प्लस c इक्वल होता था फिर b प्लस d के। इस तरह से आपके पास क्राइटेरिया। बिल्कुल इसी तरह आपके पास ग्रेटर वाले में है, अगर a ग्रेटर देन b है एंड c आपके पास ग्रेटर देन d है, देन आप इसके इस एलिमेंट को लेफ्ट एलिमेंट को लेफ्ट में ऐड करें और राइट एलिमेंट को राइट में ऐड कर सकते हैं, देन आपकी इनक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका a लेस देन b है एंड c आपके पास लेस देन d है, दैट इम्प्लाइज a प्लस c जो होता है वो लेस देन होता है b प्लस d के। तो ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करती है इसके अंदर। फिर आपके पास इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि अगर a ग्रेटर देन b है, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा रूल आएगा, जो आपने c लेना है, ठीक है। एक में a ग्रेटर देन b है, एक में आपके पास a लेस देन b है। केस नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा c के बारे में, जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर तो c ग्रेटर देन 0 है, दैट इम्प्लाइज देन c उनकी इनक्वालिटी को कुछ भी नहीं कहेगा, दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका a ग्रेटर देन b इस फॉर्म में चला जाएगा और लेस देन बी भी आपका उसी फॉर्म में रहेगा, आपकी इनक्वालिटी को वो नहीं छेड़ेगा। लेकिन अगर आपका सी जो है वो लेस देन 0 आता है, सी लेस देन 0, दैट इम्प्लाइज आपके पास क्या कंडीशन आएगी, वो इनक्वालिटी को क्या करेगा, चेंज कर देगा। जो ए ग्रेटर देन बी था, पहले ए ग्रेटर देन बी है, देन सी को जब वो लेस देन 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या हो जाएगा, ए सी इज लेस देन बी सी हो जाएगा। और अगर आपका a ऑलरेडी लेस देन b था, देन c को मल्टीप्लाई करने से ए सी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसे देखें
अगेन आपका 2 जो होता है वो ग्रेटर देन 3 है। सी लेस देन 0 लेना है। लेस देन 0 कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। लेट अस सपोज सी को मैं ले लेती हूँ -2 ले ले आप, ठीक है। दैट इम्प्लाइज -2 से मल्टीप्लाई करें 2 इंटू -2 और इधर करेंगे 3 इंटू -2। अब आप देखें ये क्या है? -4, ठीक है, और 3 2 6, ये क्या है आपके पास? -6 आ जाएगा। आपने लेस देन 0 वाली इक्वालिटी को से मल्टीप्लाई किया। जी, यहाँ पे इसको मैंने उल्टा लिख दिया है। ये 3 जो है ये ग्रेटर देन 2 है, ये ठीक है। 3 ग्रेटर देन 2 है, देन आपके पास यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ठीक है। 3 2 द -6 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, एंड 2 2 द क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ग्रेटर देन। अब आपको पता है कि माइनस साइन जितना, अब आपके पास जितना बड़ा नंबर हो, ठीक है, उसके साथ जब माइनस साइन आ जाता है वो उतना ही छोटा आपके पास हो जाता है। ये आपके पास क्या सेटिस्फाई करेगा? इस फॉर्म में चला जाएगा। इज लेस देन -6 इज लेस देन -4। -4 आपका ग्रेटर होता है, -6 आपका छोटा होता है। अब इसको रियल लाइन पे भी चेक कर सकते हैं। आपको पता है ये 0 यहाँ पे अगर आपके पास है, देन आपके पॉजिटिव नंबर्स किधर होते हैं? इस साइड होते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पे आपके पास होता है -1 -2 -3 एंड -4। तो इधर से आपको पता चल रहा है सिंपली कि आपका इंक्रीज या पॉजिटिव नंबर्स की तरफ किस तरफ से जा रहा है? इधर से, इस साइड पे। और नेगेटिव नंबर्स की तरफ किधर जा रहा है? इस साइड पे, ठीक है। यानी कि अगर आप मूव करते हैं ऑन द राइट साइड, ठीक है, आप रियल लाइन पे राइट साइड में मूव करते हैं तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं ग्रेटर देन पे, यानी पॉजिटिव फॉर्म में, या बड़े नंबर मिलते हैं, आप इस तरह कह सकते हैं पिछले से। और अगर आप लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो आपको छोटे नंबर मिलते हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड में मूव करते हुए 4 बड़ा है 3 से, ठीक है, इसमें 3 लेस देन 4 की कंडीशन है, फिर 2 इज लेस देन 3, लेस देन 1, लेस देन 0, लेस देन -1। इसी को अगर मैं दूसरी साइड पे लेके जाती हूँ, अब आप यहाँ पे राइट की तरफ मैंने मूव करना है, अगेन आपके पास वही है, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिखेंगे -4 लेस, इसको इस तरह से पढ़ेंगे -3 इज ग्रेटर देन -4, ठीक है। इट इज आगे से -2 इज ग्रेटर देन -3, इट इज ग्रेटर देन, इट इज लेस देन फ्रॉम -1, या -1 इज ग्रेटर देन। तो जब मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ तो मेरे नंबर जो है ग्रेटर होते गए। 1 इज ग्रेटर देन 0, फिर 2 इज ग्रेटर देन 1, इट इज ग्रेटर देन 3 एंड सो ऑन, इस फॉर्म में। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं -4 इज फिर लेस देन -6, क्योंकि यहाँ पे कहीं -6 आएगा। ये -5 से, -5 भी इससे छोटा है, फिर -6 भी, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से -6 भी -5 से छोटा हो जाएगा। तो यही वो प्रॉपर्टीज आपके पास है। सेम फॉलोज फॉर आपके पास दूसरी फॉर्म में भी, ठीक है। ए अगर ग्रेटर देन बी है तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ए अगर लेस देन बी है तो भी इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कब चेंज होगी? अगर सी आपका लेस देन 0 है। लेकिन अगर आपका सी ग्रेटर देन 0 है तो ये उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, जबकि इक्वालिटी में ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। इक्वालिटी में आप जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करें, इक्वालिटी आपकी इक्वालिटी ही रहती थी। जी, नेक्स्ट देखिए आप। ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज हो गई हमारी। जी, एक प्रॉपर्टी हमारी रह गई है, अगेन मल्टीप्लिकेशन की है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने एडिशन में किया था कि अगर एक नंबर ग्रेटर देन बी है और दूसरा नंबर कोई और नंबर है जो ग्रेटर देन डी है, देन आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर ए आपका ग्रेटर देन बी है एंड अनदर नंबर सी जो है वो ग्रेटर देन डी है, देन आप इनको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए सी ग्रेटर देन हो जाएगा आपके पास बी डी के। बिल्कुल उसी तरह अगर आपका ए लेस देन बी है एंड सी आपके पास लेस देन डी है, दैट इम्प्लाइज ए सी जो आपका होता है वो लेस देन हो जाएगा बी डी। ये आपकी इक्वालिटी सेटिस्फाई करती है। नाउ अब आपने ये कितनी प्रॉपर्टीज इकट्ठी की हैं? या आपने टोटल 11 प्रॉपर्टीज इकट्ठी की है, ठीक है। ऊपर जो हमने सारी इकट्ठी की है ना, ये सारी की सारी जब आप वो इकट्ठी करेंगे, ये आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज इकट्ठी होती हैं? 11 प्रॉपर्टीज इकट्ठी होती हैं। ये आपके पास 5 ये हैं, ठीक है। उसके बाद आगे से 5 ये मल्टीप्लीकेशन की 10 हो गई, फिर आपके पास 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है, ठीक है, ये वाले। जब ये आपके पास 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं, लेकिन इसको एक ही कंसिडर किया जाता है। एक कंसिडर किए जाने की वजह से
आपका कोई भी सेट अगर 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, देन आपने हाई लेवल पे जाके इसको पढ़ा हुआ है कि वो आपके पास क्या फॉर्म करता है। ये 11 प्रॉपर्टीज को कोई भी सेट अगर सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। तो फील्ड बनाने के लिए हमारे पास 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से आपके आर ने क्या किया है, 11 की 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया है, सो दैट्स व्हाई आर इज अ फील्ड। अब आपने थ्रू आउट ऑल टाइम याद रखना है कि आर हमारे पास क्या होती है, एक फील्ड होती है। नेक्स्ट आपके पास ये इसने थोड़ा सा दिया हुआ है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का उसने जो है ना, ऑफ इनइक्वालिटी वी कंक्लूड दैट अगर बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वालिटी आर मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। बट अगर आप उसको टू साइड बाय नेगेटिव नंबर करते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ए एन माइनस ए आर एडिटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स बाय डेफिनेशन इनवर्स ऑफ माइनस ए इज ए। अगेन आपके पास यही है, ठीक है, ये लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ नेगेटिव। ये जो आपने बड़ा रीड किया हुआ है ये आपका ये नीचे लिखा हुआ है। ये आपके पास इनवर्स लॉज आपके आ जाते हैं। ये एडिटिव इनवर्स क्यों होता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस ए के इक्वल होता है, सो दैट्स व्हाई माइनस ए का एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या आता है, ए आता है। अगेन ये जिस तरह से आपने किया था कि ए इनवर्स का इनवर्स आपके पास किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सो दैट्स व्हाई बिल्कुल उसी तरह ये भी है, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए। बस इनवर्स कौन सा आ गया, एडिटिव, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ए। यही बात आपके पास सेटिस्फाई करती है। तो ये आपने जो है ना रूल्स याद रखने हैं। ए इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। और नेगेटिव नेगेटिव आप यानी आप किसी भी नेगेटिव आपके पास नंबर का इनवर्स जो होता है उसके अपोजिट फॉर्म में चला जाएगा। हमने ये पढ़ा था कि ए में, अब आप इधर से ये इक्वालिटी जो है ना ड्राइव कर सकते हैं, इसको दूसरी साइड पे ले जाए, ए प्लस इंटू माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। माइनस ए का इनवर्स क्या होता है, ए, तो माइनस ए का इनवर्स हमने चेक किया ए होता है। बिल्कुल इसी तरह आप ए को भी चेक कर सकते हैं, ए का इनवर्स क्या है, माइनस ए है। इसी तरह ए इनवर्स का इनवर्स को भी आप उसी तरह उन्हीं स्टेप्स पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये देखें, अगर इसको ओपन कर लें, ए इनवर्स का इनवर्स है, तो ए इनवर्स का पहले इनवर्स 1 ओवर ए का इनवर्स आएगा, दैट इज इक्वल टू ए आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज 1 ओवर ए का इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर ए, दैट इज इक्वल टू ए आ जाएगा आपके पास। जी, सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया था, हम ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए के बारे में बात कर रहे थे, ये कैसे एक दूसरे का इनवर्स है। ए इनवर्स का इनवर्स का मतलब है 1 ओवर ए का इनवर्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए। अब हमारे पास 1 ओवर ए का इनवर्स अगेन क्या होगा, 1 ओवर ए, दैट इज इक्वल टू ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्म में, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ए डॉट 1 ओवर ए। तो अब यहाँ से देख सकते हैं, हमने पढ़ा था कि अगर ए स्टेरिक सम नंबर आए और आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सो दैट्स व्हाई इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, ए का इनवर्स ऑफ ए है आपके पास, बिल्कुल उसी तरह। ये दोनों आपने याद करने हैं। नेक्स्ट आपके पास ऊपर हमने फील्ड की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की हैं। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट से कुछ और हमारे पास जो है ना रिजल्ट शो होते हैं। वो रिजल्ट क्या है कि ए डॉट 0 इक्वल टू 0 होता है आपके पास, यानी कि किसी भी रियल नंबर को जब आप एडिटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हुआ करेगा, 0। अब आपने इसको 0 भी पढ़ना है, ठीक है, और आपने इसको एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे भी याद रखना है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड।
तो कोई भी रियल नंबर जब भी एडिटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। आप इसको बड़े ट्रिकी से तरीके से जो है ना इसको प्रूव कर सकते हैं। इसका प्रूफ आपने रीड कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है कि अगर आपका दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, ए बी 0 है, ये प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के अंदर सेटिस्फाई करती है, ठीक है। देन या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा या दोनों 0 होगा, ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0, ठीक है। दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीन कंडीशंस के अंदर 0 होता है, अदरवाइज कभी भी ये 0 नहीं होता। कब 0 होगा, जब या तो ए 0 हो या तो बी 0 हो या दोनों ही 0, ठीक है। अदरवाइज इनका प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। जी नेक्स्ट देखते हैं। प्रूफ्स आप इनके देख लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें हमने रिजल्ट्स इकट्ठे करने हैं और आपने इन रिजल्ट्स की जो है ना एक लिस्ट बना लेनी है। एक और रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास, फॉर एनी रियल नंबर्स ए बी द फॉलोइंग स्टेट शो द फॉलोइंग बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज यूज। आपने प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए जी नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली क्या रिजल्ट है कि नेगेटिव ऑफ ए को जब आप बी से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास वो इक्वल होता है ए इंटू नेगेटिव ऑफ बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी के इक्वल होता है, ठीक है। यानी माइनस आपका जो है अंदर भी जा सकता है, ठीक है। एक फर्स्ट नंबर के साथ हो तो भी वही रिजल्ट देता है, सेकंड नंबर के साथ हो तब भी वही रिजल्ट देता है, या दोनों के प्रोडक्ट के साथ हो तो भी वही आपके पास रिजल्ट देता है, ठीक है। ये सिंपल सा है। जैसे देखें आपके पास माइनस ए इंटू बी की बात करते हैं, ठीक है। माइनस ए इंटू बी के अंदर आपको पता है कि हमारे पास -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ इंटू ए बी, हमारे पास सेपरेट हो जाएगा, ए और बी आ जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया, माइनस ए बी के इक्वल, ठीक है। कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई हो गया आपके पास। फिर आपके पास क्या आ जाता है, अगर आप इसी को देखें तो ये लिखा हुआ है -1 मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू बी, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय बी है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन से आप किसी भी फॉर्म में इसको लेके जा सकते हैं। अगेन पहले ब्रैकेट इसके ऊपर थी तो आप माइनस करके इसको ए भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्म आप इसकी प्रूफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन के अंदर ये कम्यूटिंग होता है, तो इसको ए क्रॉस इंटू -1 लिखा जा सकता है, इंटू बी लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू ए इंटू, अगेन हमने क्या यूज किया, एसोसिएशन, ए इंटू माइनस बी आ जाएगा आपके पास। तो इन तमाम को आप कंबाइन करके इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, माइनस ए इंटू माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी। अगेन आप वही रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास है माइनस ए इंटू माइनस बी, ठीक है। ये सिंपल रूल्स आपको बता रही हूँ, बाकी आपने जो है इसको यूजिंग प्रॉपर्टीज भी आप इसको जो है ना प्रूव कर सकते हैं। माइनस ए इंटू माइनस बी दैट इज इक्वल टू, माइनस को बाय रहने दें, ठीक है, और अंदर आ जाएगा आपके पास ए इंटू माइनस बी आ जाएगा। ए इंटू माइनस बी को भी हमने प्रूव किया किसके इक्वल होता है, माइनस इंटू ए बी के इक्वल होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब -1 अगेन एसोसिएशन लगेगी, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 अलग हो जाएगा और ए बी अलग हो जाएगा। वैसे तो ये था ना, ये कोई दो का प्रोडक्ट था, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, और तीसरा नंबर बाहर है आपके पास, तो एसोसिएशन से ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और ए बी अलग रह जाएगा। माइनस इंटू -1 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो वो प्लस हो जाता है और ये आपके पास क्या आ जाता है, ए बी। सिंपल लॉज आपके पास ये है। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शंस का प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर आपके पास ए ओवर बी इक्वल है सी ओवर डी के, यानी कि दो नंबर्स की अगर कोशेंट आपके पास इक्वल है किसी और दो नंबर्स की कोशेंट के, देन आपके पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शंस का प्रिंसिपल कहलाता है। ए डी किसके इक्वल आया करेगा, आपके पास बी सी के इक्वल आया करेगा। बिल्कुल उसी तरह अगर आपके पास दो नंबर्स का रेसिप्रोकल अगर मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल होता है 1 ओवर द, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, उन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल के प्रोडक्ट के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है आपके पास। बिल्कुल उसी तरह अगर आपके पास दो नंबर्स की क्वोशंट है, ठीक है, ए ओवर बी और सी ओवर डी एक और क्वोशंट और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन
आपका न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, दैट इज इक्वल टू AC ओवर BD। नेक्स्ट आपके ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस का रूल कहलाता है। फिर अगर आपका A ओवर B लिखा हुआ है देन और दैट इज इक्वल्स टू आपके पास थर्ड लॉ आपका देख लेते हैं कौन सा इसने दिया हुआ है। जी यही है जी। A ओवर B आपका किसके इक्वल होता है, K टाइम्स A ओवर K टाइम्स B के इक्वल होता है विद K नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो ये 0 ओवर 0 अनडिटरमाइंड फॉर्म बनेगी जो कि नहीं आएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये अक्सर पूछ लेते हैं वाइवा के अंदर, वैसे भी ये पूछा जाता है MCQs के अंदर कि गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस ये होता है कि अगर दो नंबर्स की क्वोशिएंट ली जा रही है देन वो इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि उनकी जो न्यूमरेटर को भी आप K से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को आप K से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि उनको कट करने के बाद अगेन हमारे पास वही फॉर्म रहती है। जैसे 2 ओवर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, देन क्या ये इक्वल नहीं होता 2 क्रॉस 2 ओवर 2 क्रॉस 3 के, ये यानी कि 4 ओवर 6, 4 ओवर 6 को अगेन सॉल्व करें, ये 2/3 नहीं होता, सो दैट्स व्हाई। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आपके पास डबल फ्रैक्शन आ जाती है कि अगर आपकी A ओवर B जो है डिवाइडेड बाय C ओवर D फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, देन ये आपके पास किसके इक्वल होता है, AD ओवर BC के, यानी कि ये C ओवर D नीचे क्वोशिएंट के अंदर है, तो आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। A ओवर B का मतलब है क्वोशिएंट नीचे चला जाएगा, B क्वोशिएंट नीचे चला गया, C ओवर D था, ये C आ गया डिवाइडेड बाय D आ गया। ठीक है, अब ये D ऊपर चला जाएगा आपके पास, ठीक है, इस फॉर्म में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा AD ओवर BC, यही फॉर्म उसने लिखी हुई है। क्वोशिएंट ऑफ फ्रैक्शंस का आपके पास ये रूल आ जाता है। अब आप इसके सारे सबके सोल्यूशन देख सकते हैं, आपने इनको रीड करना है, सोल्यूशन को देख लें, सोल्यूशन में वो किस तरह से उसको प्रूव कर रहा है, देन आपकी जो है ना एक अच्छी की नोट्स आपके तैयार साथ साथ होते जाएंगे कि आपने इनको प्रूव कैसे करना है। ठीक है, सिंपल से छोटे छोटे से लॉज लगेंगे, सारी छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं वही प्रॉपर्टीज आपने यूज करके अब इनके प्रूफ कर लेते हैं। जी, अब हम सेट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये आप हायर लेवल तक इसको लेके जाएंगे टिल नाउ। ठीक है, अभी ये रिसेंटली KPPSC का जो है ना इंटरव्यू हुआ है और उसके अंदर ये क्वेश्चन उसने पूछा है। ठीक है, उसने कहा है कि ये सेट जो है आपके पास ये किसके अंडर क्लोज्ड है। ठीक है, कौन से ऑपरेशन के अंदर क्लोज है, आप बाइनरी ऑपरेशन बताएं जिसके अंडर ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये सेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 and -1। ठीक है, हम बताना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिहाज से, डज द सेट दिस पोजेसेस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, किसके लिहाज से रखता है। तो इसके आपने जब क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप क्या बनाते हैं, कैलेस टेबल बनाते हैं। ठीक है, हम कैलेस टेबल बना लेते हैं। कैलेस टेबल आपके पास क्या होता है, एक स्क्वायर टेबल होता है, स्क्वायर की फॉर्म में होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हम रखते हैं। ठीक है, ये इस फॉर्म में हमारे पास, पहले हम अंडर एडिशन चेक कर लेते हैं, फिर हम इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। आपने कैलेस टेबल बना लेना है। कैलेस टेबल की रिस्पेक्ट से अगर आपने देखना है कि किसी भी सेट के अंदर वो क्लोजर प्रॉपर्टी पाई जाती है या नहीं पाई जाती, उसके लिए आपने चेक करना होता है कि आपका कैलेस टेबल के अंदर कहीं पे भी कोई ऐसा नंबर तो नहीं आया जो आपके सेट में मौजूद ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पे भी 1 -1, सेम बिल्कुल उस तरह आपने लिख लेना है, 1 and -1। अब इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 1 + 1 क्या होता है, 2, 1 + -1, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, 0। -1 + 1 क्या हो गया, 0 हो गया। -1 + -1 ये क्या हो गया, -2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलेस टेबल बनाने से हमारे पास ये नंबर्स जो हैं सारे के सारे ही डिफरेंट आ गए। ठीक है, ये सारे के सारे डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट है, ये तो हमारे सेट में है ही कोई नहीं। जब ये सेट के अंदर है ही नहीं तो ये क्लोज तो ना होगा, सो इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये सेट अंडर एडिशन क्लोज नहीं है। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं, 1 -1 1 and -1 हमारे पास आ जाएगा। अब देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, -1 को -1 से करें तो 1। अब आप इस टेबल से इजीली देख सकते हैं
किस टेबल के अंदर हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं आया जो कि हमारे सेट में मौजूद ना हो। सो इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो आपका ये अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोज्ड, ठीक है। अब आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज आ जाती है। अब एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी हमें बताना है, इन सेट्स के अंदर क्या कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी है, अंडर एडिशन है या मल्टीप्लीकेशन है या दोनों के लिहाज से नहीं है। अगर नहीं है तो किस वजह से नहीं है, ये भी आपने रीजन देखनी है। और अगर उसके अंदर है तो कौन सी वाली है, ठीक है, ये भी आपने देख लेना। नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन आ जाता है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है ना इस इक्वेशन के अंदर यूज हुई है, ठीक है। और लेटर्स उसने कहा है कि जिधर यूज हुए हैं वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरी आपकी 1.1 तक आपने रियल नंबर्स के बारे में बात की है, जहां भी आएगा आपने रियल नंबर्स की ही बात की, ठीक है। अब आपने इसमें प्रॉपर्टीज को कर लेना है। ये प्रॉपर्टीज को करना आपके लिए बड़ा जरूरी है। जब आप इसको अब अलजबरा हायर लेवल पे जाएंगे देन आपको ये प्रॉपर्टीज बड़ी अच्छी याद आएंगी, क्योंकि वहां पे हमें एग्जांपल्स देनी होंगी। नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन इक्वालिटीज। ऊपर हमारे पास इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज थी, अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज की हैं, इनको भी आप जो है ना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। एडिशन के ये रूल्स, ठीक है, वो जो हमने रूल्स पढ़े हैं उन्हीं यानी क्वेश्चन के पढ़े हैं, फिर उसके बाद हमने डिफरेंट किए हैं, इनको अब आपने प्रूफ करना है। इनके प्रूफ्स आप कर सकते हैं। फिर ये प्रूफ आपके पास आ जाता है। आपने जस्टिफाइंग ईच स्टेप को जस्टिफाई करते हैं। ये तो हमारे लिए तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। हम 4 कॉमन ले लेंगे, 1 + 4x करके 4 को 4 से सॉल्व, बस ऐसा नहीं करना, ठीक है। इधर ये नहीं करना, हमें पता है ये ऐसे ही सॉल्व होता है, लेकिन आपने ईच एंड एवरी स्टेप को जस्टिफाई करना है कि इसके अंदर मैंने ये वाला रूल अप्लाई किया है, इसके अंदर ये वाला रूल, और फिर आपने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपका ये रिक्वायरमेंट होती है जी। ये आपके 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो जाते हैं जी। ये आज का हमारा जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, जो हमारी सबसे पहला जो सेट हमने ड्राइव किया था बेसिक लेवल पे, या आप क्या लें, आप यहाँ पे मैं इसको ये कंक्लूड करना चाहूंगी कि जो सबसे पहली फील्ड हमने इंट्रोड्यूस की थी वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और दूसरी जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो हमारे पास उससे बड़ी होगी, जो कम्प्लेक्स नंबर होगी हमारे पास, ठीक है। तो इसको अब हम कल देखेंगे। अभी आप रियल नंबर्स की टोटल बेस देखें। अब आपको जहां से भी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज मिलती हैं आप रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को करेंगे, ठीक है। आज का आपका टॉपिक इतना ही था। आज हमने रियल नंबर्स को डन किया है। अब आप रियल नंबर्स को अच्छे से समझ लें। जस्ट एंड जस्ट आपने रियल नंबर्स करने हैं, उसके अलावा आपने कोई चीज इसमें ऐड नहीं करनी, और इसी बेस पे आपने इसको तैयार करना है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे इस लेक्चर का एंड होता है। आपने क्वेश्चंस पूछने हैं तो अभी आप पूछ लें।